धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी कुछ खास खबरों की। क्योंकि इन तमाम खबरों पर तबसरा करने के लिए, तज़किरा करने के लिए, चर्चा करने के लिए रोजाना हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। जल्दी जल्दी खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि आज मेरे ऑफिस का इंटरनेट खराब है। मोबाइल डाटा मैं यूज करके अपने लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा हूं। हो सकता है आवाज जाने में भी हमारे व्यूअर्स तक दिक्कत हो, वो हमारी मजबूरियां समझते हैं, काम चला लेंगे। लेकिन सीधे शुरुआत करते हैं खबरों की। और बांग्लादेश वाले अपडेट में हमारे पास है कि 44 पुलिस वाले मारे गए हैं, एक रिपोर्ट जारी की गई है। क्या मैसेज दिया जा रहा है इससे कि भैया आम लोग ही नहीं मरे, पुलिस वाले भी मरे? संभवतः तो है ही है। दूसरा ये भी नजर आता है कि पुलिस अफसर का जो एसोसिएशन था, उन्होंने हड़ताल की थी और अपने अपने जहां भी उनका अड्डा था, स्ट्रीट थे, जो ड्यूटी पर थे, वहां से भाग लिए थे, लेकिन बाद में वापस आए। और इस 44 में से अधिकांशतः मारे गए हैं। 25 मारे गए अगस्त 5 को, जिस दिन शेख हसीना भागी थी, और उसके पहले दिन में करीब 15 मारे गए थे, और बाकी 4-5 इधर उधर मारे गए हैं। तो इसका मतलब यह दिखाता है कि एक जब जबरदस्त आंदोलन खड़ा होता है तो पुलिस क्या, सेना तक, यदि क्रांतिकारी शक्तियां वहां होती तो वह सेना के सैनिकों को, वहां अफसरों को जो इनके साथ हैं, पुलिस को अपने साथ लाते और सत्ता को एक सही दिशा देते। लेकिन फिर भी यह दिखाता है कि जनता किस तरह से पुराने कितना भी जमा हुआ सेना, सैनिक और प्रशासन हो, श्रीलंका में हमने देखा है आस पड़ोस में, उसको उखाड़ फेंक सकती है। जी, मुझे लगता है इसे दूसरे संदर्भ में भी समझने की जरूरत है। काश ये जितनी भी हमारी एजेंसियां होती हैं, चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो, ये सिर्फ सरकार के तलवे चाटने वाली ना बने, संविधान की रक्षक बने, तो जनता इनकी इज्जत करेगी। आप इसको ऐसे भी देखिए कि जो देश बने 200-300 वर्ष पहले, इस तरह के देश राष्ट्र नहीं होते थे, नेशन स्टेट बने। इनके साथ बनते बनते यह सत्ता स्टेट बना, जिसमें एक जुडिशरी हुआ, उसके रक्षा के लिए पुलिस हुआ, बाद में आर्म्ड फोर्सेस होने लगे, और बाकी जितने प्रशासन हुए किसके लिए बने थे? बने ही थे जो बुर्जुआ वर्ग है, जो सत्ता में, उनके लिए बने थे। उनके संपत्ति की रक्षा करने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए, उनके पावर की रक्षा करने के लिए, ना कि जनता की रक्षा करने के लिए। इस दौरान हाँ, जनता आपस में लड़ाई करती है तो उनकी थोड़ी मोड़ी रक्षा होती है, ताकि लगे कि स्टेट का जो कैरेक्टर है, चेहरा है, वह न्यूट्रल है, सबके लिए बराबर है, जो कि वास्तव में है नहीं। जी, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मजदूरों के बच्चे, जो किसानों के बच्चे पुलिस में और तमाम फोर्सेज में जा रहे हैं, और बाद में सरकार के खिलाफ अगर कोई आंदोलन किया जा रहा है और उसमें किसानों के ऊपर ही लाठी चला रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, तो फिर उसमें दर्द महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो सत्ता की रखवाली के लिए बैठे हैं बस। वह सत्ता की रखवाली कर रहे हैं, डर तो महसूस होगा। लेकिन वही जो पहली बार मैंने कहा कि यदि क्रांतिकारी दल होता है, जैसे श्रीलंका में होता, बांग्लादेश में होता, सही में, तो वो जो हमारे ऊपर डंडा चला रहे थे, वो जो गोली हमारी तरफ तान रहे थे, उसको पीछे भी घुमा सकते थे और फिर सत्ता हमारे हाथ में होती। जी, इसको मैं एक तरीके से और देखना चाहता हूं, जैसे ये हमारे यहाँ श्रीलंका में हो चुका है, हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में हो चुका है। क्या इस सबको देख के हमारे यहाँ की पुलिस सबक लेगी, या अभी भी अगर मजदूर अपने अधिकार की बात करेंगे, किसान अपने अधिकार की बात करेंगे, तो उनके रास्ते में कीले बिछा देगी, गोलियां चला देगी, आंसू के छोड़ देगी? नहीं, सबक लेने जैसा चीज बड़ा कम है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, चूंकि उनके पास सही विचारधारा पहुंच नहीं पाती है। उनको मना भी किया जाता है, हमसे मिलने से मना किया जाता है। आप एक पैलेस्टीन के पक्ष में आज एक जुलूस निकाल के देखिए क्या होता है। वही जनता जिनकी पिटाई जब होती है, तब उन समझ में आता है। पुलिस वालों के खिलाफ जब लाठियां चलती हैं, गोलियां भी चली हैं, पुलिस आंदोलन जब हुआ है बिहार में, दिल्ली में, वकीलों का हुआ है, उसमें आपस में पुलिस और वकील लड़े, तब भी उन्हें समझ नहीं आता है। यह जो क्रांतिकारी विचारधारा जनता में अपने आप नहीं जाता है, वह क्रांतिकारी पार्टी ही और उसके जो कैडर है, लीडर, वही लेके जा सकते हैं उनके बीच में। इसीलिए यह सरकार उनसे इतनी भय खाती है, और जहां भी धुआं देखती है, उनका आग तो छोड़ दीजिए, उनको उठा के जेल में बंद करती है। जी, यानी अगर मैं एक शब्द दूं कि राजपूत, यानी कि जिसका राज उसके पूत होते हैं, सिर्फ ये लोग, वह कुछ हद तक ठीक है। अब मान लीजिए वैसे लोग भी आते हैं जो वास्तव में राज के पूत नहीं थे,
वह गरीबों के खानदान से आ गए। खेलने में देखिए खिलाड़ी बिल्कुल बेहद गरीब बेचारा, वह जाके गोल्ड मेडल या कुछ लाता है, उसे करोड़ रुपया मिलता है। क्रिकेट में भी यही हालत है, राजनीति में यही है। आप चाय बेचे ना बेचे, आप कर्पूरी ठाकुर को देख ले, मुख्यमंत्री बन गए। और वह ये लोग जो ऊपर उठ के जाते हैं तो उनमें समाहित हो जाते हैं, ना कि हमारे लिए काम करते हैं। और यदि कोई इकलौता दुकलौता जी आवाज उठाता है तो उसे दरकिनार कर दिया जाता है। ऐसी सत्ता में आए हैं जैसे हमने देखा हुआ चिले में, बुर्किना फासो में थॉमस संकारा मार्क्सवादी थे, उन्होंने जनता के लिए काम करना शुरू हुआ। 3 वर्ष या 4 वर्ष में नहीं हुए थे कि CIA ने मिलकर वहां के सेना के साथ उनकी हत्या कर दी, ताकि ये लोग ना करें। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मुझे लगता है, मैं जिस प्रदेश से आता हूं वहां पे है मायावती, दलितों की बेटी बनकर वहां तक पहुंची और फिर उसके बाद जब सत्ता का शीर्ष उन्हें हासिल हुआ तो अपने सामने किसी को कुर्सी पर भी बैठने नहीं देती थी। ब्राह्मणों को भी उन्होंने एक तरीके से फेल कर दिया था। खैर अब छोड़ते हैं, दूसरी खबरों का रुख करते हैं। 2013 के सामूहिक हत्याकांड को लेकर भी शेख हसीना के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया सर। हाँ, आप तो ढूंढेंगे, जहां भी होगा वहां ढूंढेंगे। उनको लग रहा है कि बहुत सारे केसेस कर देंगे तो शेख हसीना की पार्टी को हम लोग बर्बाद कर देंगे। अब बताइए, 2013 का केस अभी ला रहे हैं जो कि वहां मई में हुआ था, और दक्षिण पंथियों ने, ये पार्टी था हफीजत जो भी हो, ए इस्लाम, यानी उसकी रख रखवाली के लिए जो है, उसके लिए हफाजत जो भी है, उसके लिए जो पार्टी थी, इन लोगों ने किया था और हंगामा दहशत हुआ था। इसमें काफी लोग मारे गए थे और अभी तक इनके ऊपर 11 केसेस हो चुके हैं। अभी तो 50-60 हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और इनके साथ साथ और भी लोगों के खिलाफ किया गया है, जो कुल 33 लोग हैं। यानी इनके जो जितने जमात हैं, इनके साथ जो हैं, उनको बर्बाद करने की कोशिश है ऊपर से। जी अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में वहां के प्रधान सलाहकार या प्रधानमंत्री, जो भी आप कहना चाहें या जो हमारे व्यूअर समझना चाहते होंगे, उन्होंने रोहिंग्याज की बात की है। इसे आप कैसे देखते हैं? अब रोहिंग्या के समर्थन में बात की है, जो कि करीब 1 मिलियन यानी 10 लाख के आसपास बांग्लादेश में है। बांग्लादेश उनको सपोर्ट करता है, पहले भी करते थे, अभी भी ये कह रहे हैं कि उनको हमें सपोर्ट करना है। उनके लिए परिस्थिति ऐसे बनानी है कि ताकि वह अपने आप को अकेला ना महसूस करें, असुरक्षित ना महसूस करें, और ऐसी अंतर्राष्ट्रीय माहौल बनाना है कि वो अपने देश वापस जा सके। वो होगा कि नहीं होगा कहना मुश्किल है। तो ये बातें तो अच्छी अच्छी कर रहे हैं, देखते हैं यदि वास्तव में अच्छी काम करना शुरू करते हैं किस हद तक वहां की सत्ता इनको संभाल पाती है। इसके साथ साथ इन्होंने यह भी कहा है कि जो कपड़े के जो फैक्ट्रीज है 3,500 है, और इस दौरान बुरी तरह से कई बंद हो गए, बर्बाद हो गए, वहां के वो लोग भाग खड़े हुए, भारी मात्रा में इन्हें मतलब घाटा हुआ। और वह भारी मात्रा में करीब 4-5 बिलियन डॉलर का है, जिसमें 3-4 बिलियन का एक्सपोर्ट भी होता है। यानी बांग्लादेश की इकोनॉमी का वह बैकबोन है। वहां के मजदूर बड़े ही मतलब समर्थक हैं। आपको याद होगा जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, मतलब मुगलों के दौरान में, तो वहां इस तरह की साड़ियां बनाते थे, कहते थे छोटी सी बांसुरी में भी ये घुसा सकते थे। इतनी महीन कारीगर होते थे, जिनके बाद में हाथ कटवा दिए थे। खैर उसके हम डिटेल में ना जाएं, लेकिन ये जो कह रहे हैं यदि वास्तव में करें तो बांग्लादेश आगे बढ़ सकता है एक स्वतंत्र देश के रूप में। जी बिल्कुल सही। देखते हैं क्या कर पाते हैं। अब अन्य खबरों का रुख करते हैं, और इसमें जो पहला अपडेट है मेरे पास वो ये है कि यूपीएससी को बाईपास करके मोदी सरकार सीधे भर्ती कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस के बंदों को लाया जा रहा है। आरएसएस के बंदों को तो ला ही जाएगा। 45 सीट्स निकले हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड डिप्टी ज्वाइंट सेक्रेटरी या उसके इक्विवेलेंट जो भी रैंक है, और ये सीधे की सीधे आएंगे। इनका कौन चुनाव करेगा, क्या करेगा, नहीं, ये सरकार करेगी, यूपीएससी के थ्रू नहीं आएंगे। तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं, पहली बात तो सच्चाई है कि भारतीय संविधान की बात ले रहे हैं। भारतीय संविधान तो छत विछत हो चुका है, छोड़िए, कि रिजर्वेशन का कोटा जो मिलना चाहिए था इसमें से वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि सीधे के सीधे गुण के आधार पर इनको लिया जा रहा है। दूसरे, हम महाविद्यालय विश्वविद्यालय की बात करें, देखें तो वहां जो भी प्रोफेसर आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, वह वही लोग चुने जा रहे हैं जिनको आरएसएस रिकमेंड करता है। बाकी जगह भी हो रहा है। सरकारी मदद भी कहीं होती है तो आरएसएस के लोग उसको लेकर जाते हैं, दिखाते हैं कि आरएसएस कर रहा है। तो यहां पे निश्चित रूप से आरएसएस के 45 में से तो 40-42 तो वही आ ही जाएंगे। यानी पूरी सत्ता पे पूरी तरह से पकड़ जो है वह यहां का पूंजीपति वर्ग आरएसएस के माध्यम से, अब कांग्रेस के माध्यम से नहीं, अपना यह काम कर रहा है। जी जरूरत ही नहीं, एग्जाम कंडक्ट कराने की जरूरत ही नहीं है, जिसे चाह उठा के लाकर बैठा दो। अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो हमारे पास आ रही है मलेशिया के प्रधानमंत्री के हवाले से। अनवर इब्राहिम उनका नाम है, भारत के दौरे पर आ गए 3 दिन के लिए।
जी हाँ, हमारा संबंध बीच में कुछ खटाई में भी पड़ा था जब यहाँ पर बहुत जबरदस्त आंदोलन चला था सीए एनआरसी के खिलाफ। तो उस समय उन लोगों ने समर्थन किया था। यूपी में जो लाठीचार्ज और भगदड़ हुआ था उसका उन्होंने विरोध किया था, जिसके कारण यहाँ के सरकार ने वहाँ से पाम ऑयल यानी जो वो पेड़ जो होते हैं जिसमें नारियल वगैरह के जो तेल बनते हैं, दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा देश है एक्सपोर्ट करने वाला, उस पर रोक लगा दी थी भारत सरकार ने। अब जाके इनके बीच में फिर से वो एक तरह से समझौता होने के कगार पे आ रहे हैं, चूंकि जो धंधा है उससे कोई अलग नहीं रहना चाहते हैं। चाहे हमारा देश हिंदू देश हो, उनका इस्लाम देश हो, इससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, इस पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इस चीज में बीच में यह भी आया है कि वहां पे उरांगटाओ एक बंदर के नुमा की तरह, यानी महाबंदर, महामानव भी कहते हैं, वहां बड़ी पाए जाते हैं। 1 लाख से अधिक उनकी संख्या बची हुई है। और उसकी सुरक्षा में शुरुआती में इन्होंने कहा था कि आप चाहें तो हमारे से खरीद सकते हैं धंधा के साथ, लेकिन लोगों ने बड़ा हंगामा मचाया था कि इसको आप कैसे बेच सकते हैं। तब इन्होंने कहा था कि नहीं, उसके नाम का मतलब, उरंगटाओ का मतलब जो है, नाम का मतलब होता है कि धरती का महामानव, इसको आप यहाँ के वातावरण से कैसे हटा सकते हैं, तो आप उसको गोद ले सकते हैं, ताकि हमने जो वृक्षारोपण किया है 50% मलेशिया, आज इंडोनेशिया में भी ये महाबंदर या महामानव पाए जाते हैं, तो 55% जगह उन्होंने जंगल लगाया हुआ ताकि बर्बाद ना हो। और आप इस तरह से यहाँ से तेल लेके जाते हैं, तो हमारे इस जो हमारी जो प्रजाति है महामानव जो है, उसको बचाइए, गोद लीजिए और उसको देखभाल कीजिए, ना कि इसे उठा के अपने देश लेके जाइए। यह पूरे विश्व के लिए एक तरह से है। जी देखते हैं, चलिए इसमें विस्तार से फिर किसी और दिन बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़ा वक्त का भी तकाजा है। अगली खबर आ रही है ब्रिटेन से। ब्रिटेन में हुए दंगों को लेकर पाकिस्तान के लाहौर में क्यों जांच की जा रही है? इसमें एक खबर आया है, एक आपके ब्रिटेन के न्यूज पोर्टल से आया है कि पाकिस्तान में एक सोशल मीडिया जिसका नाम है चैनल 3 नाउ, चैनल 3 नाउ, ये जो है हालांकि कुछ दिन पहले बंद सा हो गया था, लेकिन फिर कर रहा है और ये सेंसेशनल न्यूज देता है और कुछ पैसे कमाता है। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं विश्व भर में और इसमें कई लोग काम करते हैं, करीब 30 से अधिक लोग हैं, जिसमें भारत के भी हैं, पाकिस्तान के तो है ही हैं, इंग्लैंड के भी है, अमेरिका और कनाडा के भी हैं। और उसमें से एक ने कहा है कि 30 लोगों में से हो सकता है इन लोगों ने इस तरह की बातें की है, जानबूझ से की है। और इसलिए इंग्लैंड जो है, हालांकि अभी तक उसने पाकिस्तान से मांग नहीं की है कि तुम ढूंढो, लेकिन पाकिस्तान अपनी तरफ से देखना चाहता है कि क्या उसके धरती से उसके किसी बंदे ने इस तरह की खबर फैलाई कि उन 3 बच्चों को मारने वाला जो था मुस्लिम था, झूठ जो फैलाई थी, इसके कारण सारा हो गया। हालांकि दूसरा यह भी आ रहा है कि भारत में एक श्रीवास्तव ग्रुप करके है, वह भी वेबसाइट चला रहा, तो ऐसे वेबसाइट को अपने कंट्रोल में रखता है और जो कि पूरी तरह से एंटी पाकिस्तान है और पाकिस्तान को बदनाम के लिए करता है। अब देखते हैं कि लाहौर पुलिस इसमें क्या कर पाती है और इंग्लैंड की पुलिस इसकी मदद लेती है कि नहीं लेती है। लेकिन जो भी होगा एक दूसरे का विरोध कर देंगे, कहेंगे गलत बात है, कुछ खास निकलने वाली नहीं है। जनता को समझना होगा कि भाई जो भी न्यूज देखते हो उस पर कूद ना पड़ो, जो हमारे यहाँ कहावत है कि कौआ काल ले गया, तुम कौआ के पीछे भाग रहे हो। जी बिल्कुल आपने सही कहा। अगली खबर आ रही है पुतिन के हवाले से। वो पहुंच गए हैं अजरबैजान के दौरे पर। इस खबर को कैसे देखते हैं? अपने देश में तो घिरे पड़े हो, दिक्कत आपको वहां पे है और आप जा रहे हो दूसरे देशों में घूमने के लिए। मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी ये जाने का क्या मौका है। वैसे अजरबैजान में 4-5 वर्ष पहले गए थे और जो CSTO जो ऑर्गेनाइजेशन है USSR के टूटने के बाद से, जिसमें सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसमें अजरबैजान नहीं था, उसमें था अर्मेनिया। और अर्मेनिया के अजरबैजान के बीच में जिसकी चर्चा हमने की थी, बीच में एक ऐसा क्षेत्र है जो अर्मेनिया के लोग रहते थे, नागोर्नो कराबाख कहते हैं। हालांकि अर्मेनिया के साथ उसका सीमा नहीं था, USSR में सब एक साथ रहते थे, वहां के लोग यहाँ आ गए थे, बीच में अजरबैजान का ही था। और यहां से वहां आने जाने की सुविधा देने के लिए इसमें रशियन आर्मी के करीब 1 से 1.5 लाख फौज रहा करती थी। अभी जो है इन दोनों देश अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में समझौता हो गया। अर्मेनिया ने कहा कि हमें कुछ दिन लेने देने, इसको भगाओ, इस कारण हमें समस्या है। अजरबैजान ने अपनी सेना भेजी और ये बेचारे लोगों के लड़ने की क्षमता नहीं थी, इसके ऊपर कब्जा कर लिया। अब पुतिन गए हैं इन दोनों के बीच में करने के लिए। आर्मेनिया जो शुरू में CSTO का हिस्सा होकर इनके साथ था, अब वो नेटो के साथ जा रहा है। अजरबैजान
जो तुर्की के साथ अच्छा संबंध है, शायद अब रशिया के साथ हो, तो ये घाल मेल हो रहा है। समझने में थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन एक देश गया तो दूसरा आ रहा है, और पुतिन के लिए महत्वपूर्ण चीज मुद्दा है। तो बिना घोषणा किए हुए, बिना इसको ऑफिशियल बनाए हुए वहां पर पहुंच गए। उसके बाद पता चला कि भाई पुतिन जी वहां पहुंच गए हैं। जी, यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने एक पुल पहले उड़ाया और दूसरा पुल अब उड़ा दिया है रूस का। सीम नदी है, बड़ा महत्वपूर्ण नदी है, और यह जो कुर्स्क रीजन है, कुर्स्क ओब्लास्ट या जो राज्य है, उससे बाकी रशिया के उस चीजों के साथ जोड़ता है। और 3 महत्वपूर्ण पुल थे। जगह का नाम ग्लुश्कोव है, खैर वो महत्वपूर्ण नहीं है, करिनो जिला है। और 3 में कुछ दिन पहले 1 उड़ाया था, 2 उड़ाया था, तीसरा कल जिसकी आप बात कर रहे हैं वो उड़ा दिया। यानी ऐसे देखें तो जो मुख्य मार्ग था, जो सप्लाई लाइन था लॉजिस्टिक का रशिया से पूरे कुर्स्क में, उसको इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। यानी ये दिखता है कि यूक्रेन जो है अब वहां पे अपनी सत्ता जो है केवल आर्मी से नहीं बल्कि पुलिस और प्रशासन के थ्रू भी करना चाह रहा है। और रशिया के लिए बहुत बड़ा सरदर्दी नहीं बल्कि एक मिलिट्री प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। जी, रूस को खंडन क्यों करना पड़ रहा है कि हम यूक्रेन से कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से? ये चूंकि इन्होंने कहा था, जब बात चली थी और यहाँ के विदेश मंत्रालय के किसी प्रवक्ता ने, किसी ने कहा था कि इस पे युद्ध करके, इस पे आक्रमण करके, यानी कुर्स्क पे आक्रमण करके यूक्रेन ने बहुत बड़ा गड़बड़ किया। जो भी उसकी संभावनाएं बनती थी आगे बातचीत किया और भी कुछ चीजें होती थी वो खत्म हो गई। और इस पे इन्होंने हवा ले उड़ा कि गुप्त रूप से जरूर कुछ बातचीत चल रही होगी। इस पे इनकी जो विदेश मंत्रालय की जो प्रवक्ता है ज़खारोव, उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब बिल्कुल बकवास है, हमारी यूक्रेन के साथ कोई सीधा या इनडायरेक्ट भी कोई बातचीत नहीं चल रही है, और हमारी कोई ऐसी प्लान नहीं है कि यहाँ तक कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर का एक्सचेंज होता है, हम यूक्रेन के साथ बात नहीं करते हैं। और जो कतर या जो भी यूएई हमारा मध्यस्थता करवाता है वो अपनी तरफ से करवाता है, हम उससे बात करते हैं, वो उसके थ्रू बात करते हैं, हमारा यूक्रेन के साथ कोई संबंध नहीं है। जी, सोवियत के जमाने का कोई जहाज है चीन के अंदर, उसमें आग लग गई है। हाँ, ये 1950 से ही डीकमीशन हो गया था, या कहें तो रिटायरमेंट ले चुका था। और उसको ये लोग, चूंकि किसी काम नहीं हो रहा था, उसको मेंटेन करना भी आसान नहीं, या तो उसको टुकड़े टुकड़े करके भेज दें। अब सोवियत के जमाने का 1995, यानी इनको मिला होगा 1950, 60, 70 में कभी मिला होगा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो उसको क्यों बर्बाद करे? तो इसको लोग शिफ्ट करके, हालांकि बीच में इन्होंने इसको कोरिया को बेच दिया था, फिर इसके कंपनी ने इसको वापस इसको खरीद लिया, कोरिया मेंटेन नहीं कर रहा है। तो अंततः इन्होंने कहा कि इसका एक पार्क बना देते हैं, म्यूजियम टाइप चीज हो जाएगा, लोग आएंगे, कुछ पैसे देंगे, उसका देख दिखाव हो जाएगा। क्योंकि अब चाइना तो कोई समाजवादी देश है नहीं, और इसीलिए उठा के ले जाने, करने में, उसको बनाने में, कुछ निकालने में कुछ होगा जिसमें एक्सप्लोड हो गया और आग लग गई। हालांकि कंट्रोल में हो चुका फाइनली। जी, चलिए अगली खबर है। फिलीपींस और चाइना के बीच हुई तनातनी को लेकर कह रहे हैं जहाज से टक्कर मारी गई है। पिछले जुलाई में इन दोनों के बीच समझौता हो गया था, अमेरिका और जितना भी इनको लड़वा रहा था। हालांकि मैंने बताया है कि एक छोटा सा टापू है जो कि फिलीपींस के नजदीक होता है, चाइना से दूर है, लेकिन चाइना कहता है कि साउथ चाइना का जो भी क्षेत्र है वो हमारे अंदर आता है। आईसीजे तक ने भी कह दिया कि नहीं, तुम्हारे अंदर नहीं आता है। कोई मजाक थोड़ी है, ये इंटरनेशनल वाटर है। और इसका करीब 10 वर्ष पहले कोई इसका जहाज वहां पे जाके रुक गया है, और उसकी देख देखाव रखने के लिए इसके सैनिक आते जाते करके, चीन कहता है तुम बकवास कर रहे हो। खैर, समझौता हो गया था पिछले जून या जुलाई में, और उसके हिसाब से फिलीपींस को बता के जाना था। इस बार बिना बताए गए हैं और एक दूसरे के सामने आ गए, टकरा गए। किसने किसको मारा पता नहीं, लेकिन खैर कोई घायल नहीं है। इसका मतलब जो समझौता हुआ उसको भंग करने की पूरी कोशिश फिलीपींस की तरफ से हो रही है। जी, फिलीपींस वैसे बगैर अमेरिका के इशारे के तो कर नहीं रहा होगा सर कुछ भी। नहीं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। वैसे यहां भी जहां तक चाइना का कोस्ट गार्ड है, उस पे थोड़ा सा संतोष रखना चाहिए था, इसकी खबर देनी चाहिए थी अपनी सरकार को। चीनी सरकार फिर बात करती कि जब हमारा समझौता हो चुका है कि पहले से बता के तब तुम्हें जाना है, तो क्यों तुम इस तरह का एक्शन ले रहे हो? बातचीत से हल हो सकता था। जी, हैरिस के नाम पर मोहर लगाने के लिए कन्वेंशन शुरू हो चुका है डेमोक्रेट्स का, शिकागो में चल रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन पेंसिल्वेनिया से खबर आ रही है कि हैरिस के ऊपर हमला किया गया है, उसने यहाँ के कट्टरपंथियों को जिम्मेदार ठहराया। क्या कहानी है सर? हमला के बारे में कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है, इन्होंने जबरदस्ती उठाया हुआ है, हो सकता हल्का सा हुआ हो, जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन कमला हैरिस जो धीमे धीमे करके जो भी गैप था
ट्रंप और बाइडेन में, उसको अब तक मिटा दिया है और कहीं ना कहीं से 4-5 पॉइंट से आगे चल रही है इस पेंसिल्वानिया। और वैसे 7-8 राज्यों में, जगहों में जहां से कि जीतना मतलब 50-50 होता था, जहां 2-3% अधिक मिल रहा था ट्रंप को, इन्होंने उस गैप को पार करके 1-2%, 4% तक आगे ले लिया। तो इन लोगों को इस तरह की बातें में, यानी जनता की सिंपैथी लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपना एक इकोनॉमिक एजेंडा लाया है, अपनी विजन दे कि फॉरेन पॉलिसी में इजराइल के प्रति क्या हो, यूक्रेन के प्रति क्या हो, वो खुलेआम नहीं दे पा रही हैं, चूंकि इनके ऊपर दबाव है डीप स्टेट का। तो देखिए आगे कैसे बढ़ता है। जी, फिलिस्तीन समर्थित पत्रकार से मिलने पर भी हैरिस की कड़ी आलोचना की जा रही है। ये कमला हैरिस डायरेक्ट नहीं मिली है। कमला हैरिस के जो मैनेजर हैं, मेन रूप से ये प्रचार प्रसार के कैंपेन के हैं, वो मिले हैं। और जिनसे मिले हैं उनके बारे में कहते हैं कि वह है पब्लिशर हैं अरब अमेरिकन न्यूज के। और वो जो है, जिस दिन लड़ाई चली थी, शुरुआत हुई थी गाजा में 7 अक्टूबर को, उसके बाद ही उन्होंने कहा था कि हमास और हिजबुल्लाह जो है वह कहीं से भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि वह फ्रीडम फाइटर्स है। सही बात है, वो अपने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई कर रहे हैं और इस पे हंगामा चल रहा है। और इसलिए जो विपक्षी हैं, खासकर ट्रंप के साथ है कि देखो भाई किस तरह की बातें कर रहे हैं, हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रहे हैं। जो प्रो इजरायली जितने वो शोर मचा रहे हैं। इनफैक्ट यदि डेमोक्रेट सही में डेमोक्रेसी के लिए काम करते हैं, उन्हें खुलेआम कहना चाहिए कि भाई स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और इजराइल जो कर रहा है एक्चुअल तानाशाही वो कर रहा है, टेररिज्म का काम वो कर रहा है। यदि खुलेआम बन जाए तो मुझे पक्का उम्मीद है कि अमेरिकी जनता इनको पूर्ण रूपेण सहायता देगी, मदद करेगी। वैसे बता दूं कि रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, यह भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। इनको पहले 9% वोट मिल रहा था, काफी था। इस मामले में जो मैं कह रहा हूं उसके पूरे समर्थक हैं कि अमेरिकी फोर्सेस, अमेरिकी आर्म्स ऑपरेशन ना रशिया के खिलाफ लड़ने जाए, ना गाजा में फिलिस्तीन के खिलाफ लड़ने जाए। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जब बाइडेन हट गए हैं तो कुछ समर्थन का खींच के उधर चला गया है। अब इनको 5% मिल रहा है। जी, चलिए, यानी कि जो हैरिस को मिल रहा है वो इनका घटा है। खैर, अब शुरुआत करते हैं गाजा से जुड़ी खबरों के। पहला जो इसमें अपडेट है वो है आयरलैंड में स्थित अमेरिकी ब्रिटिश दूतावास में काम करने वाले एक अधिकारी से जुड़ा हुआ। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और ब्रिटिश सरकार पर गाजा को लेकर, इजराइल को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े किए हैं। हाँ, उन्होंने साफ कहा है, जैसा उन्होंने कहा, मार्क्स उनका नाम है बाय द वे, मार्क्स स्मिथ। तो उन्होंने साफ कहा है कि मुझे यह स्पष्ट नजर आ रहा है कि जो जनसंहार गाजा में चल रहा है, इजराइल जो कर रहा है, उसमें ब्रिटिश का भी हाथ है। आर्म्स ऑपरेशन दे रहे हैं। और अभी की स्थिति में कहीं से भी नहीं बन रहा है कि स्टारमर की नई सरकार जो है, जो भी बात कर रही है वो अच्छी बात है, लेकिन कर नहीं रही है। और वहां सेल क्यों हो रहा है, वो क्यों आर्म्स ऑपरेशन ब्रिटेन जो है वो इजराइल को भेज रहा है, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं और मैं इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं। हालांकि ये साफ नजर आ रहा है कि सेल का कारण है कि जो कंपनीज हैं वो उनको मुनाफा हो रहा है, उसका कुछ हिस्सा या स्टारमर या उनके पार्टी के नेताओं को दे रहा है। जी, कल नेतन्याहू ने ब्रिटिश विदेश मंत्री की खूब बेइज्जती की थी, मिलने से उससे इनकार कर दिया था। आज ये इस्तीफा दे रहे हैं। लगता है आपको कि स्टारमर पर कोई दबाव बन रहा है? स्टारमर पर तो दबाव बन रहा है, दोनों तरफ से बन रहा है, अच्छी तरह बन रहा है। लेकिन स्टारमर इस मामले में मतलब पके पकाए और बेशर्म मतलब इंसान है। वह जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और इतनी बड़ी मुनाफा को वह कैसे त्याग कर, इतना बड़ा कमीशन मिल रहा है और इन्हीं लोगों ने इनको प्रधानमंत्री बनाया। अब भला बताइए कि एक नया प्रधानमंत्री देश बनता है, पुराने को छोड़ दीजिए, और वह टाटा बिरला की मदद से मिलता है और बाद में टाटा बिरला को 2 उंगल दिखाए, तो क्या आपको लगता है कि टाटा बिरला इनको टिकने देंगे? बात वही है। जी, A1 और A2 फिर जिंदा नहीं रहने देंगे, ऐसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं, किसी और को लाके खड़ा कर देंगे। इनसे तो अच्छा कोलंबिया है सर, बड़ा तगड़ा फैसला ले लिया उसने, कह कोयला ही नहीं देंगे हम इजराइल को। कोलंबिया को एक्चुअली ये कार्रवाई और पहले करना चाहिए था। कोयला की मदद से जहां इनका आर्म्स ऑपरेशन बन रहा है, एनर्जी चाहिए, कोयला का इस्तेमाल उसमें हो रहा है, यह इनको अभी पता चला है। पेट्रो वहां के जो भी सत्ताधीन प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, शायद प्रेसिडेंट है, और वो उन्होंने कहा है, पहले भी इन्होंने इजराइल की बड़ी निंदा की थी, ISJ में भी जाने की बात की थी। इन्होंने अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर दिया था और अब ये कर रहे हैं। इनको हर तरह की निंदा करनी चाहिए, हर तरह के रिलेशन खत्म करने चाहिए ताकि बाकी देशों को भी मिले। और हमास ने इस कदम का बाय द वे प्रशंसा किया है। जी, फिलिस्तीनी प्रवासियों को लेकर ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है सर?
ऑस्ट्रेलिया में देखिए वहां विपक्ष कई तरह के विपक्ष है। वो हैं जो कि थोड़े पॉजिटिव हैं, थोड़ा लेफ्टिस्ट हैं, ग्रीन पार्टीज वाले हैं। वो कहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी, आपको याद होगा कि जल्दी से जल्दी फिलिस्तीन स्टेट को मान्यता दो। ये जो दक्षिण पंथी ये कह रहे हैं कि जो भी फिलिस्तीन छोड़ के भाग के या गाजा पट्टी से भाग के हमारे देश में यदि ले रहे हैं, शरण ले रहे हैं, उनको शरण ना दिया जाए। और इस पे वहां के अल्बानिया जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, इससे गलत बात होगी। वैसे ये बता दूं कि अभी तक करीब 3000 लोगों को वीसा इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने दिया है, जो वहां से निकल के आए हैं गाजा पट्टी से, जिसमें 1300 पहुंच भी गए हैं। वैसे 7000 रिजेक्ट भी किया गया। यानी ऐसा नहीं कि तो सबको दे रहे हैं, फिर भी जो 3000 को दिया रहे, इससे ये लोग कह रहे हैं, ये जो दक्षिणपंथी विपक्ष है वो कहते हैं कि इससे हमारे देश के लिए राष्ट्रीय खतरा पैदा हो रहा है। यानी जो कुछ हो रहा है वो देश के लिए हो रहा है, और इनको ये बोलने के लिए भी शायद पैसा मिला हो, या अपनी जनता को बता रहे कि भाई हम सत्ता में आ जाएं तो ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके कारण तुमको नौकरी नहीं मिलेगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। जी। एनवाईटी ने क्या रिपोर्ट जारी कर दी है जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है? किसने? एनवाईटी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने। अच्छा, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट विवादास्पद उसी हद तक है जहां तक ऑस्ट्रेलिया न्यूज डिटेल्स उसने कहा है कि नेतान्याहू फ्रॉस्ट जो हैं व्हाट्सएप पे इन्होंने कुछ डाला है, और उसी से रिलेटेड है कि फिलिस्तीन में जो चर्चाएं चल रही है उससे कुछ रिलेटेड है। मैं बड़ा श्योर नहीं हूं, इसलिए इस बात को रहने दिया जाए। जी, छोड़ देते हैं इसको। लेकिन अब आखिरी खबर का रुख करते हैं जो नेतन्याहू के हवाले से आई है। उन्होंने एक बयान दिया, और उस वक्त दिया जब वहां पर पहुंच चुके हैं अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन कि इजराइल पर हमला करे ईरान और मजा चख ले। केवल ईरान को ही नहीं, इन्होंने हिजबुल्लाह को भी वार्निंग दी है। और अभी मतलब ब्लिंकन आए हैं तो इनकी बल्ले बल्ले हो रखी है, बहुत कुछ और भी मिलने के आसार हुए हों। और अमेरिकी सेना जो अरब वर्ल्ड में अपना पैर पसार रही है, उसको मजबूत कर रही है, तो इनको साफ लग रहा है कि ईरान और हिजबुल्लाह भले ही आक्रमण कर लें, उनको भी हम देख लेंगे। और इसलिए कि यह मतलब भद्दा मजाक कर रहे हैं कि वो ईरान करे, उसके बाद से हम मजे लेंगे, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वैसे हालात में, जबकि अभी शांति प्रस्ताव की बात चल रही है, और मतलब घी डाल रहे हैं आग में ताकि कहीं से इनको मौका ना मिले, और ईरान को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि ये बंदा आग में जो घी डाल रहा है ना, असल में वो इससे डलवाया जा रहा है। इसकी अपनी इतनी औकात नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके अपने देश के अंदर दुनिया भर के बवाल हैं। जनता ने जिस तरीके का इसके खिलाफ परसों प्रोटेस्ट किया है, वो बहुत जबरदस्त हंगामा हुआ है, और हालात शायद वहां बांग्लादेश जैसे ना बन जाए। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।